बूथ का नजारा देखकर ये बात समझ में आ रही है कि इस बार चुनाव आयोग भी काफी मुस्तैद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर वोट करे और इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। गर्मी है तो पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है। हम तो देख रहे हैं कि वहां जूस सेंटर, रसना सेंटर भी बनाया गया है ताकि मतदाता परेशान ना हो। तो सबकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। अब एक बड़ी खबर से आपको अवगत करा देते हैं कि वोटिंग तो सुबह से जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वोट को लेकर लोगों से अपील की है। सारे बड़े नेताओं की लगातार अपील हम आपको सुना रहे हैं। विष्णुदेव साय ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। तो विष्णुदेव साय जनता से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके के जो स्थितियां हैं उसमें वोट करने के लिए मतदाताओं को घरों से निकलना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट किया जाए। तो लगातार हमारी खबर पर नजर बनी हुई है कि वोटिंग ट्रेंड कैसा चल रहा है, वोटर क्या कह रहा है और सुबह से मतदान केंद्रों में क्या नजारा है। पूरे देश की स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विशेष रूप से हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी। उनका स्वागत करेंगे। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे मुरारी मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है मुरारी जी। और खबरों पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन पहले एक प्रारंभिक टिप्पणी इनसे ले लेते हैं क्योंकि इस चरण पे सबके ज्यादा नजर बनी हुई है। दूसरा चरण काफी अहम, 13 राज्य 88 सीटें। कैसे देखते हैं इस चुनाव में और पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके की पूरे देश में चर्चा चली उसके छाए में, उसकी परछाई में ये चुनाव हो रहा है क्या? इसलिए यहाँ ज्यादा मशक्कत करते हुए राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। देखिए मोहन भाई, आपके सभी टीवी 24 के दर्शकों को मेरा सुबह का राम राम। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का महापर्व है और एक प्रकार का ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। और मैं तो ये अनुभव करता हूं कि चुनाव आयोग, जैसा कि आपने भी बताया, इतना प्रचार कर रहा है। मैं लगातार रेडियो सुनता हूं, विविध भारती। हर 5 मिनट में, हर 4 मिनट में रेडियो में संदेश आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, आप अपने कर्तव्यों को निभाएं, आप अपने लोकतंत्र में को मजबूत करें। और यही एक 5 साल का मौका मिलता है जब देश में हम अपना एक वोट के माध्यम से अपना हम बहुमूल्य योगदान देते हैं। और पहले फेज की जब वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग उससे चिंतित हुआ। चुनाव आयोग तुरंत बैठक किया, रणनीति बनाया कि गर्मी के कारण या किसी अन्य कारणों से क्यों मतदान कम हो रहा है। और एक बात मैं ये महसूस करता हूं मोहन जी कि अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो जनता को ये लगता है कि बहुत ज्यादा इस बार के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। बड़ा उनको ये लगता है कि रिजल्ट पहले से डिसाइडेड है। और इस आत्मविश्वास के साथ कि जब उनको पता है कि रिजल्ट पहले से तय है और उनको पता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या क्या सरकार फिर से बनेगी, मेरे को लगता है इसी आत्मविश्वास के कारण और लोगों में ये भावना घर कर गई है कि हमको शायद बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं करना है या नहीं होगा। इस कारण से भी मेरे को लगता है कि मतदान प्रतिशत कुछ परसेंटेज कम हो रहा। हालांकि बंगाल में बहुत अच्छा मत पड़ा, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत अच्छे वोट पड़े, लेकिन ये जो अपना छत्तीसगढ़ का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, इन सब इलाकों में निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लोगों को घर से निकलना चाहिए। आप सुबेरे सुबेरे घर से निकलें, फिर भले आपको दोपहर में अगर 1-2 घंटा अगर ऐसा लगता है कि गर्मी ज्यादा है तो आप घर में आराम कर लें। वैसे भी चुनाव आयोग कूलर की व्यवस्था कर रहा है। मैं तो अपने जीवन में लगभग 30-35 साल से चुनाव को देख रहा हूं। जितनी तैयारी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग इस बार के चुनाव में किया है, चाहे लोगों को मोटिवेट करना हो,
प्रचार करना हो, प्रसार करना हो, वोट डालने के लिए प्रेरणा देना हो, प्रेरित करना हो, मैं ऐसा चुनाव, इतना शानदार मोटिवेशन वाला चुनाव मैं पहली बार देखा। प्रतिशत कम हो रहा है, ये क्या चिंता का विषय नहीं है कि भाई पिछली बार जब इसी समय में चुनाव हुए तो वोटिंग प्रतिशत ज्यादा, इस बार कम, क्या वजह मानते हैं? देखिए, परिस्थितियां एकदम अलग अलग हर चुनाव में रहती है मोहन जी। 2019 का जो चुनाव था वो एक अलग साय में हुआ, अलग परिस्थितियों में हुआ। वहां पे लोगों को ये लगता था कि हम मोदी जी को और जबरदस्त तरीके से लाएंगे, मोदी जी को जो रोकना चाहते हैं, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब देश किस हालत में था, कितने बम फूटते थे, कितने भ्रष्टाचार के किस्से सुने, 2G हो, कोयला हो, आपका कॉमनवेल्थ हो, ना जाने कितने, एक असमंजस से। और यहां तक कि आप देखे थे कि भारत की सीमाएं किस तरह से असुरक्षित थी 2014 में जब मोदी जी आए, और उसके बाद 2019 का जब चुनाव आया तब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमको मोदी जी को फिर से लाना है। इस कारण वो जबरदस्त वोटिंग किए। आज की स्थिति में मेरे को यह लगता है कि विपक्ष बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। विपक्ष के लोग प्रचार नहीं कर रहे मोहन जी। आप तो एक बड़े पत्रकार हैं, लोकप्रिय हैं, जागरूक हैं, क्षेत्र में घूमते हैं। विपक्ष के झंडे नहीं दिखते, विपक्ष के पोस्टर नहीं दिख रहे हैं, विपक्ष के आपके फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। आप पूरा छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश भी गया था, मध्य प्रदेश भी देख लीजिए। जब एक पक्ष एकदम से हताश, निराश हो जाएगा और उनके कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, आखिर सिर्फ चुनाव आयोग थोड़ी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएगा। वोट डालने तो चुनाव आयोग जाएगा नहीं, वोट डालने निर्वाचन आयोग घर घर से तो निकालेगा नहीं। चुनाव आयोग बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जो मेरे को लगता है कि लोगों के मन में ये बात आ गई है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहा है। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में मेरे को लगता है कि विपक्ष। मौसम का भी कुछ असर हो क्या? मौसम देखिए, गर्मी का है, दोपहर के बाद वोटिंग कम हो रही है। देखिए, गांव में तो लोग मौसम की परवाह करते नहीं। ये मौसम का इशू सिर्फ शहरी और नगरी इलाकों में देखने को मिलता है, जब लोग गर्मी के कारण या अपने काम धंधे के कारण या अन्य विषयों के कारण वो सुविधाजनक वोटिंग को खोजते हैं, या लंबी लाइन जब देखते हैं तो लौट के आ जाते हैं, फिर काम धंधे में लग जाते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा वोट डालने का प्रयास नहीं करते। यही दुर्भाग्य है। और उसके बाद फिर जब सरकार चुन ली जाती है तो फिर वो सरकार को कोसते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य। वोट डालना चाहिए। मैं तो आपके टीवी 24 के माध्यम से जनता से अपील करूंगा, मतदाता से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, क्योंकि 5 साल बाद ही ये मौका मिलता है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट का, वहां पर क्या नजारा है। बस्तर के बाद ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है और सुदूर जंगल का इलाका भी है। ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है? हमारे साथ विनीत सक्सेना बने हुए हैं। विनीत जी बताइए, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? ग्रामीणों में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? देखिए मोहन जी, 26 लाख मतदाता 9 प्रत्याशी की किस्मत का आज फैसला करेंगे। 9 प्रत्याशी की आज किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। बात करी जाए यहाँ पे, अगर जमीनी मुद्दों की बात की जाए तो खासतौर पर नक्सलवाद की एक समस्या, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य बिंदु है यहाँ पे। और दूसरी बात अगर की जाए यहाँ पे तो कांकेर लोकसभा में वीरेश ठाकुर और यहाँ पे भोजराज नाग जी अभी आए हुए थे। मंदिर में उन्होंने माता अमाउद्दीन मंदिर में माथा टेका और जाके अपना मतदान किया है। और मतदाताओं की जागरूकता की बात की जाए तो मतदान में मतदाता बहुत लगातार बहुत पहुंच रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। और मतदाता लगातार जो आ रहे हैं बिल्कुल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं मोहन जी। कुछ लोगों को बात कर पाए तो बात करने की कोशिश करिए, या दिखाइए हमको किस तरीके की लाइन है, कतार है, क्या स्थिति है वहां पर। मोहन जी पीछे देख लीजिए, आपके यहाँ पे पूरे लोग लगातार लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। और किसी प्रकार का बोलने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि साइलेंट वोटर ज्यादा है, किसी के पक्ष में बोलना नहीं चाहते, बस अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं। और इस जो मतदान का जो महापर्व है उसमें अपने मत का उपयोग करके मतदान के महापर्व में सम्मिलित होना चाहते हैं। चलिए, सुरक्षा को लेकर कुछ जानकारी है तो बताइए, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है? क्योंकि इस बार जो नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली एकजुट हुए थे, वहां पर फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद नक्सलियों के हौसलों को लेकर क्या जानकारी आ रही है? सुरक्षा कैसे है पूरी लोकसभा की अगर बात करें तो?
पूरे यहाँ पे जो कुछ क्षेत्र है बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे नस्लियों की गतिविधि लगातार तेज रहती है, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी है लगातार अपनी तीखी नजर बना के रखे हैं और मतदाताओं को लगातार प्रयास किया जा रहा है, मतदाताओं को उत्सुक किया जा रहा है कि आप जाइए और इस मतदान के महापर्व में अपना मत का उपयोग कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ जो चुनौतियां हैं पुलिस प्रशासन को लेके, पुलिस प्रशासन को क्योंकि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं नस्ली प्रयास कर सकते हैं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, तो लोगों में अंदर जो क्षेत्र आंतरिक जो क्षेत्र है वहां वो भयभीत नजर आते हैं और मतदान को लेकर वो पहुंचना नहीं चाहते। इसको लेकर प्रशासन और यहाँ पर राजस्व विभाग ने लगातार प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि आप बेखौफ होकर जाइए और अपने मत का उपयोग कीजिए। ठीक है, चलिए अब कांकेर में जो स्थितियां हैं उससे तो लग रहा है कि वोटर काफी जागरूक भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं और वोटर वोट करने के लिए सुबह घर से निकला है। लेकिन पूरे दिन भर में क्या होता है और क्या वोटिंग ट्रेंड रहेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अलीगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, उत्तर प्रदेश का हाल बताइए। उत्तर प्रदेश में लगातार ये खबरें आ रही थी कि वोटर कम निकल रहा है, वोटिंग प्रतिशत कम है। इस बार दूसरे चरण में क्या नजारा देखने को मिल रहा है राजेश? राजेश जी देखिए, या अलीगढ़ में जो नजारा है इस टाइम पे वो काफी जो है रोमांचक नजारा है। लोग जो है अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं समय से और अधिक से अधिक मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बताइए, वहाँ कैसा दिलचस्प मुकाबला है, कौन कौन उम्मीदवार है, क्या समीकरण देख रहे हैं वहाँ चुनाव का? देखिए, इस बार अलीगढ़ में 2 बार के सांसद सतीश गौतम जी को दोबारा जो भाजपा ने मौका दिया है और वहीं जो सांसद का इस टाइम पे विरोध होने के कारण जो है बहुजन समाज पार्टी के हितेंद्र उर्फ बंटी को जो है समर्थकों ने उतारा मैदान में और उनके बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले को लेकर लोगों का कहना है जो है इस बार हमें जो है सांसद का बदलाव चाहिए और बदलाव को लेकर कड़ा मुकाबला चल रहा है। और वही मुकाबला जो है सपा के विजेंद्र सिंह भी जो है टक्कर पे नजर आ रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ का जो है मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जिसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं है। लेकिन आज जो है जनता वहां के जो प्रत्याशियों के भाग्य जो है एक ईवीएम में। ठीक है, चलिए, कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन उन्हें समय पर ठीक कर चुनाव आयोग सुचारू मतदान पर जोर देता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि 13 राज्यों की 88 सीटों पे जहां मतदान है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो कि इस बार मैदान में हैं, जिन पर सबकी निगाहें हैं। तो वीआईपी सीट जिन पे बड़े चेहरों पर दांव लगा हुआ है और सबकी निगाहें हैं कि इस दूसरे चरण में इन सीटों पे क्या कुछ होने जा रहा है। तो एक एक करके आपको चेहरे दिखाएंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़े चेहरे। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, इनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी भी आ रही है। लेकिन ये वो सीट जहां पर पिछली बार चुनाव लड़कर इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी उसे बचाया था और इसलिए इस सीट पर कांग्रेस ने खास ध्यान भी दिया। हालांकि इस बार मुकाबला रोचक है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने जमकर उनकी घेराबंदी की थी। तो राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा दूसरे चरण के चुनाव में, जिनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, भाग्य का फैसला होना है। दूसरा बड़ा नाम बीजेपी की ओर से लोकसभा के सदस्य जो हैं ओम बिरला, राजस्थान से अपनी परंपरागत सीट से भाग्य आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला जो कि चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान से, उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। तो ओम बिरला चुनाव लड़ते हुए आज दिख रहे हैं, उनकी सीट पर वोटिंग जारी है।
चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ सीट से भाग्य आजमा रहे हैं अरुण गोविल, और अरुण गोविल वो चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने रामायण सीरियल से ख्याति प्राप्त की और अब वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की सीट से। बीजेपी ने एक तरीके से मैसेज देने के लिए इनको खास तौर पर उत्तर प्रदेश से उतारा है। मेरठ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल। राम के किरदार ने इनको प्रसिद्धि दिलाई और एक तरीके से लोगों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इनके साथ, और इसीलिए बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं बिहार की ओर। बिहार की एक चर्चित सीट पूर्णिया सीट से भाग्य आजमा रहे हैं पप्पू यादव। हालांकि कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बी फॉर्म नहीं मिला, निर्दलीय भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का जो संबंध है वो तकरार में बदलता हुआ दिखाई दिया। कई बार बयानों के तीर चले। पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया और यहां पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब मध्य प्रदेश की वो चर्चित सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं, बीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, एक बड़ा चेहरा है, लोकसभा में भाग्य आजमाते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प चुनाव खजुराहों का इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर मुकाबले में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं है, एक नए उम्मीदवार को एडॉप्ट करना पड़ा है इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस ने ये सीट गठबंधन में सपा को दी, सपा का उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दिया है। ऐसे में एक तरीके से ये चुनाव खुल सा गया है और इनके सामने यानी बीडी शर्मा के सामने कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ी चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। बीडी शर्मा खजुराहों से भाग्य आजमाते हुए मैदान में है, वोटिंग जारी है इनके क्षेत्र की। अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक चर्चित नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं राजनांदगांव से। वैसे तो इनका गृह क्षेत्र दुर्ग है, दुर्ग से इन्हें चुनाव लड़ाने के प्रयास की चर्चा थी, लेकिन राजनांदगांव भेजा गया, वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, 8 सीटों में 5 सीटों में जीत दर्ज की। अब वहां पर भूपेश बघेल भाग्य आजमा रहे हैं, तो उनके भाग्य का फैसला आज कर रही है जनता। वोटिंग जारी है उनके क्षेत्र में। चलिए अब दूसरी चर्चित सीट छत्तीसगढ़ की है महासमुंद। महासमुंद में हमारे संवाददाता भी हाल बता रहे थे। महासमुंद सीट जहां पर ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री भाग्य आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईसीसी के जो CWC है उसके मेंबर भी रह चुके हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। महासमुंद से साहू कार्ड खेलते हुए उतारा गया है ताम्रध्वज साहू को। तो ताम्रध्वज साहू एक बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ से, जिनको इस बार महासमुंद से उतारा गया है और चर्चित सीट, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये 4-5 प्रमुख नाम हैं जिनके ऊपर खास निगाहें हैं और इन्हीं बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला आज जनता कर रही है। चलिए ये वीआईपी सीटें जिनका जिक्र हमने किया, जिसमें पहला नाम राहुल गांधी, दूसरा नाम ओम बिरला, तीसरा नाम हमने बताया अरुण गोविल का। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू। मध्य प्रदेश की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा। इस तरीके से वो 2 सीट हॉट बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 2 सीट हॉट है। अगर बिहार की बात करें तो पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं। इस तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिग्गज मैदान में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं मुरारी मिश्रा जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के चुनाव में
दिग्गज जब मैदान में हैं तो क्या स्थितियां बनती हैं, और पूरे देश की स्थिति में फैक्टर इस पूरे दूसरे चरण में क्या देखते हैं कि नया फैक्टर कुछ काम किया है क्या? क्या चुनाव में समीकरण बनते हुए सेकंड चरण में देखने को मिले हैं? देखिए, ये सेकंड चरण में 89 सीटों पे इलेक्शन होना था मोहन जी, लेकिन बैतूल में बसपा के प्रत्याशी का देहांत होने के बाद एक सीट पे अब वोटिंग 7 मई को होगा। 88 सीटों पे वोट पड़ना है और 2019 में जहां तक मेरे को याद आ रहा है इन 88 सीटों पे एनडीए को बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था। 45-46 सीटें एनडीए जीत के आई थी। तो इस बार मेरे को लगता है कि एनडीए बहुत बड़ा इस सेकंड फेज में बहुत बड़ा इनका एक फैक्टर है कि एनडीए क्या वापस उन सीटों को रिटेन करती है या सीट को बढ़ाती है, कुछ सीट लीज करती है। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगा मोहन जी, पूर्णिया की आप बात कर रहे थे पप्पू यादव जी के बारे में। पप्पू यादव जी की पत्नी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है और उनके प्रयासों से कांग्रेस में प्रवेश किए, बड़े धूम धड़ाकों से प्रवेश किए, लेकिन ये सीट कांग्रेस आरजेडी के खाते में दे दी और वहां से बीमा भारती जो अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें वो क्रॉस वोट डाली, जेडीयू को ना वोट देकर उन्होंने आरजेडी को वोट दिया और वो पाला बदलकर आज आरजेडी से लड़ रही है। और जब इनके प्रचार में तेजस्वी यादव जी गए पूर्णिया तो उनका एक भाषण बड़ा चर्चित हो रहा है कि या तो आप हमको वोट दो या एनडीए को वोट दो। मतलब आप देखिए पप्पू यादव को रोकने के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी किस हद तक जा सकती है और वो एनडीए को वोट देने की अपील कर रही, देखिए आप। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं जितना मेरे को इंफॉर्मेशन है या वहां के बारे में पता है, पप्पू यादव जी बहुत मजबूत है पूर्णिया में। और एक बात और बता दूं मैं कि जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे उसके पहले वो सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी किए, प्रभु राम को लेकर टिप्पणी किए, अयोध्या में जो राम मंदिर में प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको लेकर टिप्पणी किए। लेकिन अब एकदम पैतरा बदल गया। अब भगवा गमछा, भगवा कपड़ा, जय श्री राम और आरएसएस के लोग अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, मेरे को आरएसएस का समर्थन मिल रहा है। आप एकदम उनके में बताइए इस तरह की डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स। और उनकी पत्नी तो राज्यसभा सदस्य है छत्तीसगढ़ से। यही बात है। क्या कोई ये गेम है क्या? ये देखिए गेम ऐसा है कि उनकी राज्यसभा सांसद जो उनकी पत्नी है वो चाहती थी कि कांग्रेस उनको टिकट दे और पूर्णिया की सीट कांग्रेस अपने हिस्से में ले। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ना तो ठीक से बोल पा रहा है ना ठीक से लड़ पा रहा है। बिहार में वो आरजेडी के रहमो करम पर है, आपका उत्तर प्रदेश में वो आपके अखिलेश यादव जी सपा के रहमो करम पर है। कुल मिलाकर मोहन जी ये ठीक से ना बोल पा रहा है, ना लड़ पा रहा है, ना अधिकारों के बारे में बोल पा रहा है, क्योंकि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी कीमत में मोदी जी को रोकना चाहते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। इनके पास और कोई कारण नहीं है, इनको ये लगता है कि कौन मोदी को हरा रहा है, उनको आप साथ दो। इसीलिए तो क्या ये इंडिया गठबंधन में कोई फूट भी है क्या इस सीट के बाद, ऐसा लगता है आपको? देखिए इंडिया गठबंधन में जबरदस्त फूट है। तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। अब इसके बाद बसता क्या, खुद सोचिए आप। मतलब उनको तो ये बोलना था कि अगर हमारा प्रत्याशी किसी प्रकार से अगर कमजोर है तो आप पप्पू यादव दो, हमारे हैं और वो भी यादव समाज से आते हैं। और आपको पता है माइक इक्वेशन काम करता है बिहार में, यादव और मुस्लिम, तो इनको यादव को अपने साथ रखने में क्या आपत्ति थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आरजेडी अपने ही परिवार के 4 लोगों को राजनीति में उतार चुका है। 2 लोग आपके विधायक हैं, तेजस्वी और उनके बड़े भाई तेज प्रताप, और इनकी 2 बहनें लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर अभी नीतीश कुमार जी की टिप्पणी आई। कुल मिलाकर आपका जो इंडी गठबंधन है वो न तो बिहार में बहुत मजबूत दिखता है, जो आपके नीतीश कुमार जी निकल गए, बंगाल में वो है ही नहीं है, बसपा उत्तर प्रदेश में इनके साथ है ही नहीं। बसपा इतना शानदार प्रत्याशी उतारी। आप अरुण गोविल जी की बात कर रहे थे, वो वहीं के रहने वाले हैं, मेरठ में ही पढ़े लिखे, मेरठ में ही जन्म लिए और अयोध्या में प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अरुण गोविल जी को उतार कर बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि हम राम के भक्त हैं, राम में हमारी आस्था है, अयोध्या में हमारा जवान था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। इन सब चीजों को लेकर देश में
आपका जबरदस्त रूप से एक संदेश देना चाहती है। आप जो बात किए वायनाड के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, देखिए इस सीट पर ईसाई समाज और मुस्लिम समाज लगभग 60-65% है। इसीलिए वायनाड अच्छा, ये जंगली इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ा इलाका जंगल के जो जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर, उनके हमले का सबसे बड़ा इशू है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जी कम्युनिस्टों को कमजोर करने के लिए केरल आए हैं, उनको उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहिए। ये कम्युनिस्टों के गढ़ में केरल में आकर कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर कर रहा है और भाजपा को मजबूत कर रहा है। चिंता की बात भी है क्या राहुल गांधी के लिए? कोई चिंता नहीं, देखिए वहां पे वोटरों का ऐसा समीकरण इक्वेशन बना हुआ है मोहन जी, ठीक है, लीड कम होगी राहुल जी की, मान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारा, मेरे ख्याल से सुरेंद्रन जी बहुत जबरदस्त मुखर हैं, शानदार राजनीति करते हैं, और सबरीमाला को लेकर इतने मुखर थे वो। निश्चित रूप से आपको मैं इतना बता सकता हूं कि केरल में त्रिशूर है, तिरुवनंतपुरम की सीट है, आपका ये वायनाड में बहुत अच्छी राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। और आपको पता होगा अभी 4 दिन पहले त्रिशूर में केरल के जो हिंदुओं का त्योहार था उसको पुलिस ने रोका, हाथियों के परेड निकालने को रोक दिया, पूजा करने के लिए रोक दिया, जूता पहन के मंदिर में घुस गए। ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है केरल में। अब ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या तिरुवनंतपुरम की सीट और त्रिशूर में जो आपके कलाकार हैं गोपी जी, ये क्या जीत सकते हैं क्या? लेकिन फाइट जबरदस्त है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेकिंग खबर मिल रही है राजस्थान से। राजस्थान में भी 13 सीटों पे मतदान है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा राजस्थान का, करीब आधा हिस्सा जो है वो आज की वोटिंग में कवर होने वाला है। अब खबर आ रही है झालवाड़ से, भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने मतदान किया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मतदान किया है और कहा है देश विकास चाहता है, इसलिए चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। वोट करने के लिए पहुंची हुई थी वसुंधरा राजे। दृश्य आपको दिखाएंगे। वसुंधरा राजे ने वोट भी किया और लोगों से वोट करने की अपील भी की। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहना है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे का ये कहना है। विजुअल दिखाकर आपको बताएंगे कि वोट करने के बाद क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलेगी, इस बात का दावा करते हुए नजर आई। वसुंधरा राजे वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंची हुई है। आपको दृश्य दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वसुंधरा राजे वोटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने बताया, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान जारी है। उसमें से झालवाड़ सीट, जहां से मतदाता है वसुंधरा राजे, वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई थी। वोटिंग उन्होंने की है सुबह सुबह और मतदाताओं से अपील की है कि वोटिंग करने के लिए जरूर पहुंचे। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। तो ये थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि वोट करने के बाद बयान देती हुई नजर आई और उन्होंने जो कही है बात, उससे तो उनकी पार्टी की जो लाइन है उस पर वो बात करती हुई नजर आई। आगे
और रुक कर लेते हैं एक और शख्सियत जो कि दिग्गज नेता के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से अरुण गोविल भाग्य आजमा रहे हैं। मेरठ सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल ने की है लोगों से अपील। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल रामायण सीरियल में राम के नाम से चर्चित, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको अरुण गोविल ने। कि अपना वोट आप जरूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति, तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप जरूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति, तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। तो अरुण गोविल वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा नेताओं की चिंता इसी बात को लेकर है कि वोटिंग प्रतिशत डाउन मत हो। जितने वोटर हैं ज्यादा से ज्यादा वोट करने आए और वोट करने आएंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। ऐसा एक लॉजिकल जो है पॉलिटिक्स में मान के चला जा रहा है और इसीलिए बीजेपी की प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि वोट प्रतिशत डाउन ना हो, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने पहले चरण के वोटिंग कम हुई उसके बाद कह दिया कि इसका नुकसान भाई बीजेपी को होगा। एक बार चलते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोटिंग की बात कही जा रही है और ये एक डर भी है क्या बीजेपी को कि वोटिंग प्रतिशत कम होगा, हम ही को नुकसान होगा, क्योंकि वोटर जो है ज्यादातर बीजेपी को वोट कर चुका है 2019 में। अब वो जो भी वोट कम हो रहा है वो बीजेपी के खाते के कम हो रहे हैं। देखिए मोहन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, आपको बिल्कुल मालूम है। और इस विषय में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका एक बयान आया कि हमारे लोगों ने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं किया, उनके वोट कम पड़े। इसका अर्थ कई लोग निकाल रहे हैं, हमारे लोग मतलब समाजवादी पार्टी के लोग कौन हैं, वो सब समझते हैं कि वो लोग कौन हैं और कितनी जागरूकता से वोट डालते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये तनाव तो हुआ ही होगा कि ऐसा न हो कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं और वोट डालने से क्या मतलब है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है तो वोट डालने कौन जाएगा। इस कारण से कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो अगर घर से ना निकले तो निश्चित रूप से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फंसी हुई सीट है जहां पर आपका मुस्लिम समाज किसी सीटों पे 50%, 60%, 45% उनका मत है, उनका वोट है, वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है कि वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये दो बातों को दिखाता है। एक तो ये कि लोगों के दिमाग में ये है कि रिजल्ट, उनको दिमाग में पता है कि रिजल्ट क्या आना है। मेरे को तो यही लगता है कि लोगों को जब ये लग रहा है कि वही होना है जो वो सोच रहे हैं कि फिर से शायद सत्ता नहीं बदलेगी, सरकार फिर से आएगी और उसके बहुत सारे कारण है कि विपक्ष टूटा हुआ है, हताश है, जैसे मैं पहले बोला। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता घर से वोट करने नहीं निकले और सपा के प्रवक्ता ने जैसा कहा कि उनके लोग निकल कर वोट डाल रहे हैं, तो जो कम मार्जिन की सीट है जैसे खुद मेरठ में मात्र 6000 वोट से आपके राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते थे मोहन जी 2019 में। ऐसी कई सीटों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर लगा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, लोग घर से निकलकर वोट डालें। लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत अगर कम भी हो रहा है तो बीजेपी से ज्यादा नुकसान विपक्ष को भी तो होगा, उनके वोटर भी तो कम आ रहे होंगे वोट करने। एक जो उदासीनता है वो जो लोग उत्साहित हैं उनके साथ साथ विपक्ष के जो लोग निराशाजनक स्थिति में हैं
उनके वोटरों पे भी तो पड़ रहा होगा, उनको भी तो नुकसान होता होगा। देखिए मोहन जी, आप जब से वोट पड़ रहा है, खासकर 2014 के बाद से, आप खुद देखिए, आप उसके पहले भी लोकतंत्र का आप अध्ययन करिए, मुस्लिम समाज वोटिंग में किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। मुस्लिम समाज कहीं भी रहे वोटिंग का पूरा उपयोग करता है और करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर मुस्लिम समाज जो परंपरागत रूप से उनका विरोधी है, या मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना भी काम करती है उसके बाद भी वो दिल नहीं जीत पाती मुस्लिम समाज का, और अगर मुस्लिम समाज 100% वोट डालता है और जो हिंदू समाज जिसको माना जाता है वो वोटिंग में हमेशा पीछे रहता है, अगर वो पीछे रह गया तो जो फंसी हुई सीट है, जो कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीट जीती है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि जहां पे 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का जो वोट मार्जिन था, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद एक घटनाक्रम और हुआ है कि जो चौधरी जी की आरएलडी लोक दल की जो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हुआ है, और आपका बिजनौर और बागपत में जो 2 सीटों पर आरएलडी लड़ रही है, तो जो जाट है, जो 20% वोट है उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मथुरा है, बिजनौर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ये जो 2019 में ज्यादातर जाट 60 से 70% जाट बीजेपी को वोट नहीं किए थे, ये इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि जाट चौधरी चरण सिंह को और उनके बेटे जन चौधरी को आज भी नहीं छोड़ा है। ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से जाटों का समर्थन मिलने से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई। और इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे मेरठ के बारे में आप बता रहे थे, यहां पे ब्राह्मण समाज से बहुजन समाज पार्टी ने उतारा। देखिए आप, लोग ये बोलते हैं कि मायावती बीजेपी को मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारती है। मोहन जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने शानदार प्रत्याशी उतारे, आप वो देख लीजिए। देवव्रत कुमार त्यागी, ये ब्राह्मण समाज से हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरठ में सपा तीसरे नंबर पर चल दे, और यहां पे मेन फाइट हो जाएगा आपका गोविल जी और त्यागी जी के बीच में, बसपा के बीच में। ऐसी कई सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुजन समाज पार्टी कम बैक करी है, अच्छे प्रत्याशी उतारी है, बहुत अच्छा राजनीति कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को घोषित कर दिया है, और बहुत अच्छी रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी तो अब रिजल्ट का ही सबको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार हम एमपी का भी रुख कर लेते हैं, एमपी के नज़ारे देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमपी में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं और वोटरों में कैसा उत्साह है, चलिए रुख करते हैं एमपी का। मध्य प्रदेश में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटरों में, चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एमपी के संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक मुरारी जी से फिर से संवाद को आगे बढ़ाते हैं, और छत्तीसगढ़ से भी जोड़ने की कोशिश करिए। तो आखिरी अब 2 घंटे भी हो चुके हैं, तो कुछ वोट प्रतिशत भी आया होगा, तो उसकी भी जानकारी ले लेंगे। हम ये भी जानना चाह रहे थे कि ये जो 88 सीटें हैं, यहाँ पर क्या बीजेपी का एज है, बीजेपी के जीती हुई सीटें हैं, या बीजेपी के लिए संभावनाएं वाली सीटें देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल 2019 में भारतीय जनता पार्टी इन 88 सीटों पे लगभग 45-46 सीट जीत के आई थी, और एनडीए के भी लोग इसमें जीत के आए थे। अगर केरल की 20 सीट को छोड़ दे मोहन जी, केरल में त्रिशूर में बीजेपी फाइट में है, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी फाइट में है, और 1-2 सीटों पे और फाइट में, जैसे आपका चुनाव अच्छे लड़ रही है। 20 सीट को आप छोड़ दो, 68 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। और मेरे को लगता है कि 2019 से भारतीय जनता पार्टी की सीट कम नहीं होगी। और आप खुद समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चांस विपक्ष को बचता नहीं है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कभी 1 सीट हारी है मात्र, या 2 सीट हारी है पिछले चुनाव में। आज वो भी सीट को गेन करने की या उसको वापस रिटर्न करने की पूरी ताकत झोंक चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। बिहार देख लीजिए आप, केरल की बस ऐसा है
कि केरल की 20 सीटों को अगर आप छोड़ते हैं, और एक बात और बोलना चाहूंगा, आप जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी केरल में मतदान के बाद क्या वो अमेठी जा सकते हैं। देखिए, तैयारी जोरदार चल रही है मोहन जी। पिछले 15-20 दिन से अमेठी में कांग्रेस कार्यालय को सजाने का, लिपाई पोताई करने का, कार्यकर्ताओं की गहमागहमी अमेठी में बढ़ चुकी है। क्या राहुल गांधी जी केरल में आज के मतदान के बाद क्या अमेठी लड़ेंगे? वरुण गांधी की टिकट कट चुकी है। एक समीकरण आपको और मैं बता रहा हूं, वरुण गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या वरुण गांधी जी अमेठी कांग्रेस प्रवेश करके क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्या प्रियंका जी अमेठी लड़ सकती हैं? देखिए, बहुत सारे समीकरण हैं, और कांग्रेस का जो इंटरनल रिपोर्ट भी ये आया है कि प्रियंका को रायबरेली से और राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी स्थिति पहले से अच्छी है, मतलब एक तरफा हार दोनों की हो जाए ऐसा कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अभी रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या वो नुपुर शर्मा को चुनाव उतारेगी? क्या वो अदिति सिंह को चुनाव उतारेगी? या जो वहां के धाकड़ नेता है पांडे जी, जो एमएलए हैं, जो सपा छोड़ के भी बीजेपी में आए, क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा में। कुल मिलाकर दिलचस्प होने वाला है। केरल के मतदान के बाद राहुल गांधी के स्टेप का सब इंतजार कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी वापस उत्तर प्रदेश आएंगे क्या? लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो सेकंड फेज का इलेक्शन हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पड़ना निश्चित रूप से भारी है। चलिए, तो दूसरे चरण में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर हमारी पल पल पर नजर बनी हुई है। हम आपको विश्लेषण भी बता रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत से भी अपडेट करा रहे हैं। लोगों का उत्साह कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, मतदान केंद्रों में क्या गहमा गहमी है, हर खबर से हम आपको अवगत करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नर्मदापुरम से संवाददाता मनीष दुबे बने हुए हैं। मनीष, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए मनीष, बताइए, नजारा भी दिखाइए, लोगों से बात भी करिए, कैसा उत्साह है एमपी की सीटों पर, बताइए। मतदान है और इस बार हमारे साथ राज्यसभा सांसद माया नारोलिया जी है, साथ ही दिव्यांग बच्ची भी है जो यहाँ पे वोट करने के लिए आई है। साथ ही दूल्हे राजा भी हैं जो आज बारात जाने से पहले यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हैं। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप मतदान करने आए हैं, राम राम से स्टार्ट किया गया, मोदी जी की राम राम से आपने मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद अभी आप मतदान करने आई हैं, साथ ही आप बताएं कि ये मतदान कितने प्रतिशत जा सकता है महिलाओं के पक्ष में? हाँ बिल्कुल, मेरा बूथ क्रमांक 110 है। पूरे परिवार के साथ, दूल्हे राजा के साथ, नव मतदाता के साथ और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ आज मैं इस मतदान केंद्र पर अपना मत देने आई हूँ और अपना मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम हमने हर घर तक पहुँचाई है, हर लाभार्थी तक मोदी जी की राम राम पहुँचाई है। और ये जो चुनाव है, ये भारत माता का चुनाव है, राष्ट्र निर्माण का चुनाव है और मोदी जी का चुनाव है। आज आप पहली बार मतदान करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अंदर से उत्साह हो रहा है मतदान करने का उत्साह हो रहा है। ये नए मतदाता हैं जो आज पहली बार मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ ही हम मिलेंगे दूल्हे राजा जी से। दूल्हे राजा जी, बारात जाने से पहले मतदान करने आए हैं, तो आप बारात जा रहे हैं, आपकी आज शादी है? मेरी शादी है, मुझे बारात। अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या सोचा कि मुझे मतदान करना चाहिए? पहले मतदान करना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हैं। हेलो जी सर, साथ ही हमारे साथ में महिला गवर्नमेंट पटवारी है मैम, जो यहाँ सबसे पहले मतदान करने के लिए आई हैं और मतदान करने के साथ उनकी कुछ अपील भी है सरकार से। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगी कि आप इतनी जागरूकता फैला रहे हैं और 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी कलेक्टर मैडम के साथ हम सभी कर्मचारियों ने स्वीप प्लान के तहत बहुत मेहनत की है और हम चाहते हैं कि 100% मतदान हो नर्मदापुरम और नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में। और हम सभी विकास के लिए ही वोट करने आए हैं और उम्मीद करते हैं माननीय जो भी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी सरकार आती है, वो हम कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दें। सभी और विकास हुआ है लेकिन कर्मचारी अभी भी उपेक्षित है, तो उम्मीद करती हूँ कि कर्मचारियों की पेंशन नवीन सरकार लागू करेगी और ये ऐतिहासिक फैसला भी करेगी जिससे हम लाखों करोड़ों कर्मचारी जो पूरा भारतवर्ष का है वो लाभान्वित होगा।
बात करिए। सरकार से ये उम्मीद है कि वह पेंशन योजना शुरू करें। दुबे जी, दूल्हे राजा जी से बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आज उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उस दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने मतदान को माना। क्या संदेश देंगे बाकियों को भी, कुछ क्या अपील करेंगे और क्या मन में चला उनके कि उन्होंने ये तय किया कि शादी के दिन वो वोट करने जरूर जाएंगे? पूछे तो क्या ऐसा, मतलब आज आप शादी भी है आपकी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और मतदान भी है, तो आपने सबसे पहले मतदान को चुना कि मुझे मतदान करने जाना चाहिए, उसके बाद मैं शादी करने जाऊंगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए पहले मतदान जरूरी है, नहीं तो मुझे 5 साल एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, इसलिए पहले मतदान जरूरी है। शादी की रस्में। दूल्हे राजा का कहना है कि सबसे पहले मतदान इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 साल, आने वाले 5 साल यदि सही सरकार नहीं बनी तो हमें उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। दुल्हन भी वोट करेगी क्या उनसे, ये भी पूछिए। उसके बाद वो शादी में शरीक होने के लिए जाएंगे। क्या वो दुल्हन को भी ये बात समझाए हैं क्या, उन्होंने वोट करेंगे क्या, वो भी वोट कर रही हैं क्या अपने क्षेत्र में? लोकतंत्र का महापर्व आपने लोग मना रहे होने वाली है, उनसे भी इस बारे में बोला है कि राज्यसभा मैंने कहा है कि 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव कैसे देख रही है? उसके बाद 6 लोकसभा सीट पर जो चुनाव है इस बार अच्छी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को, अपनी संगनी को भी ये संदेश दिया है कि सबसे पहले वो मतदान करें, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश, और दुबे जी ने हमें एक अच्छी खबर बताई है और एक सकारात्मक संदेश देने वाला ये मैसेज अब हम दर्शकों को भी देंगे कि देखिए दूल्हे राजा भी वोट करने आए हैं, उन्होंने दुल्हन को भी, अपनी संगनी को भी वोट करने को कहा है। इससे आप इस वोट की कीमत को समझिए और आप भी वोट करने जरूर जाइए। नर्मदापुरम से दुबे जी आपसे और अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपको धन्यवाद करते हुए अगली ब्रेकिंग की ओर हम बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सुबह से वोटिंग जारी है, उसमें लगातार वोट करने के लिए दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर हम आपको बता दें, ओम बिरला जो कि राजस्थान से लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं, वोट करने पहुंचे हुए हैं। उनके लोकसभा सीट का नाम है कोटा में वोट करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सामने आया है। वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा है, विपक्ष पर लगाया झूठ और फरेब के आधार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तो राजनीति अंतिम दिन तक, अंतिम घंटे तक देखने को मिलती है और इसीलिए ओम बिरला आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की है। सबसे ज्यादा समय तक लगातार जीतने का रिकॉर्ड ओम बिरला के नाम है। क्या कुछ कहा ओम बिरला जी ने, सुनते हैं। संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा, ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। सर, आपके कैंडिडेट जो अपोजिशन में है वो पहले आपके साथ थे 4 महीने तक, वो जो दल बदलते रहते हैं, पुराने भी उनको दल बदल का अनुभव है, पहले भी एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। कोटा की जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे, कनेक्टिविटी नहीं वो होना चाहिए, आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर। तो ये थे ओम बिरला जिन्होंने वोट की अपील की, सरकार के कार्यों की तारीफ की और उनसे जब सवाल किया गया क्षेत्र के विकास को लेकर, खासतौर पर एयरपोर्ट बनने को लेकर, तो उसके संबंध में भी अपनी बात कही है। अब चलते हैं, सीतारमण जी ने वोट करने के बाद क्या कुछ कहा, जानते हैं। सीतारमण जो कि वोट करने के लिए पहुंची हुई थी बेंगलुरु में वोट करने पहुंचे हुई थी सीतारमण ने वोट किया है। सीतारमण ने लोगों से वोट करने की अपील की है। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं सीतारमण। वोट करने के लिए पहुंची हुई थी, अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सीतारमण वोट करने पहुंची, वोट करने के बाद कहा, लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। अच्छी नीति और प्रगति विकास के लिए लोगों से अपील की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
in the queue and also cheerfully saying, "Oh, you are here, come vote." So it's nice to see so many early morning coming here to cast the vote, and I want as many people from South Bengaluru to come out and cast their vote. Ma'am, how do you see the NDA's government this time? How they will do? What is your reaction? I think it's clear people want stable government. They want good policies, progress and development. And for that sake, today people are coming out and they do want to see Prime Minister Modi. तो चलिए, सीतारमण जी ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुना दिया। जैसे कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि लोग विकास के आधार पर वोट करने की बात लगातार कहते आए हैं। क्या इसका कोई लिंकअप है? का टिप्पणी ले लेते हैं मुरारी मिश्रा जी से। मुरारी जी, विकास को एक तरीके से सरकार से जोड़ दिया गया है। विकास की जो बात कह रहा है, विकास के नाम पर वोट करिए मतलब सरकार को वोट करिए। ये क्या ऐसा मैसेज देकर ये मैसेज देने में क्या कामयाब हो पाई है क्या बीजेपी? इसलिए उसी से लिंकअप करते हुए अपील की जा रही है लोगों के द्वारा। देखिए, सीता निर्मलन जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेबल गवर्नमेंट जब रहती है तब निश्चित रूप से वो काम कर पाती है, चाहे विकास के काम हो या जन कल्याणकारी काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की मामला हो या किसानों की बात हो। निर्मला सीतारमण जी का कहना यह है, स्टेबल गवर्नमेंट कहने का मतलब यह है कि उनका इशारा सीधा सीधा विपक्ष की ओर था। इतने सारे विपक्ष में नेता, कोई एक लीडर के ऊपर उनकी कोई सहमति नहीं। मान लो जनता इनको बहुमत में लाती भी है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, वो सरकार कितने दिन काम करेगी? 30-30, 40-40, 20-20 सांसद वाले गुट, क्योंकि हमने भारत के इतिहास में देखा 30 दल, 25 दल, 40 दल ज्यादातर समय अगर मिलते हैं और वो उनकी आइडियोलॉजी एक नहीं होती और उनमें नेता के ऊपर, एक नेता के ऊपर जब विश्वास नहीं होता तो सरकार ज्यादा चलती नहीं है। और वैसे भी मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के विकास पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिपेंड है। जिस प्रकार से मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया, जिस प्रकार से मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया, जिस प्रकार से 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिया, जिस प्रकार से वापस फिर से 3 करोड़ लोगों को मकान बनाने की बात उन्होंने कही, जिस प्रकार से रोज 27 से 28 किलोमीटर रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, कम से कम 50-60 वंदे मातरम ट्रेनें बन गई, रक्षा के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बन गए, यहां तक हम विदेशों को रक्षा उत्पाद का आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहां 10 साल पहले हम किसी भी 100 लोगों में हमारी गिनती नहीं थी, आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। आज हमारा कृषि उत्पाद बढ़ गया, आज हमारा 2183 रुपया हम आज समर्थन मूल्य धान में दे रहे हैं। लगातार हमारे विकास के काम हो रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लगभग 50 करोड़ जनधन के खाते खोले। इन सब मुद्दों को लेकर आपका मुद्रा योजना हो, मतलब कुल मिलाकर मोदी जी की गारंटी और मोदी के विकास पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ स्टेबल का जो नारा निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि स्थायित्व की सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, ये बहुत बड़ा संदेश है। बाकी तो जनता तय करेगी कि क्या करना है, किसको आगे लाना है। तो ये जनता तय करेगी और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक एक खबर से हम आपको अवगत कराएंगे। हमने अब तक 2 घंटे का क्या क्या नजारा था वो बता दिया है। वोटिंग प्रतिशत की भी जानकारी हमें मिल गई है और अधिकृत आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन जैसे कि जानकारी मिली है उसमें करीब 88 सीटों में 8% के करीब वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे से अधिक का समय होने के बाद ये जानकारी अपडेट होकर आई है। तो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग हैं, लेकिन वोटिंग सुबह ज्यादा हुई है ऐसी जानकारी आ रही है। तो खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ देर बाद अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कुछ देर बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरीके के वोटिंग का उत्साह है।